पावर की समझ। फूको का दृष्टिकोण। पावर एक जटिल अवधारणा है जिसे आमतौर पर किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की दूसरों के कार्यों, विचारों या व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता के रूप में समझा जाता है। पारंपरिक रूप से पावर को कुछ ऐसा माना जाता था जिसे एक शासक, सरकार या अधिकार रखने वाला व्यक्ति संचालित करता है, लेकिन फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फुकोल ने पावर की एक अधिक जटिल और व्यापक समझ प्रस्तुत की है जो साधारण रूप से नियंत्रण या प्रभुत्व से परे जाती है। पावर एक व्यापक शक्ति के रूप में फुकोल का मानना है कि पावर केवल कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई पकड़ता है या दूसरों पर प्रयोग करता है। इसके बजाय यह एक गतिशील और संबंधपरक शक्ति है जो संबंधों के नेटवर्क में वितरित होती है, विभिन्न सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्रभावित और प्रभावित होती है। पावर हर जगह है, इसलिए नहीं कि यह सब कुछ समेट लेता है, बल्कि इसलिए कि यह हर जगह से आता है। यह उदाहरण फुकोल के विचार को व्यक्त करता है कि पावर किसी एक संस्था या प्राधिकरण में केंद्रित नहीं है। इसके बजाय यह समाज के हर पहलू में समाहित होता है, विभिन्न रूपों में प्रकट होता है और कई चैनलों के माध्यम से कार्य करता है। पावर केवल सरकारों या नेताओं की क्रियाओं में ही नहीं होता, यह रोज़मर्रा की बातचीत में भी मौजूद होता है, जो व्यवहार, विचारों और यहाँ तक कि विश्वासों को आकार देता है। उदाहरण, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पावर केवल उन कंपनियों के पास नहीं होती जो उन्हें चलाती हैं, जैसे फेसबुक या ट्विटर। इसके बजाय पावर उपयोगकर्ताओं, एल्गोरिदम और स्वयं प्लेटफॉर्म के बीच वितरित होता है। उपयोगकर्ता लाइक्स, शेयर और कमेंट्स के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जबकि एल्गोरिदम यह तय करते हैं कि कौन सी सामग्री प्राथमिकता से देखी जाए। यह प्रभाव का एक जटिल जाल बनाता है जहां पावर लगातार कई स्रोतों से प्रयोग किया जाता है, न कि केवल ऊपर से नीचे की ओर। पावर और रेजिस्टेंस का गतिशील स्वभाव। फुको के प्रमुख अंतर्दृष्टियों में से एक ये है कि पावर कभी स्थिर या पूर्ण नहीं होता। यह हमेशा परिवर्तनशील होता है, लगातार चुनौती और पुनः बातचीत के अधीन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पावर स्वाभाविक रूप से रेजिस्टेंस पैदा करता है। जहां पावर है वहां रेजिस्टेंस भी है। फुको इस उदाहरण में पावर और रेजिस्टेंस के अंतर्निहित संबंध पर प्रकाश डालते हैं। जहां भी पावर का प्रयोग होता है वहां इसके खिलाफ चैलेंज करने के लिए रेजिस्टेंस के रूप भी होते हैं। रेजिस्टेंस केवल बड़े पैमाने पर विद्रोह या विरोध तक सीमित नहीं है, यह छोटे छोटे रोज़मर्रा के प्रतिरोध के रूप में भी हो सकता है। उदाहरण, एक कार्यस्थल के संदर्भ में एक प्रबंधक के पास नियमों को लागू करने और यह तय करने की शक्ति हो सकती है कि काम कैसे किया जाए। हालांकि कर्मचारी इस पावर का विरोध सूक्ष्म तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि अधिक समय तक ब्रेक लेना, केवल न्यूनतम आवश्यक कार्य करना या अपने सहयोगियों के साथ अपनी शिकायतें साझा करना। ये छोटे छोटे प्रतिरोध यह दिखाते हैं कि पावर कभी भी पूर्ण नहीं होता, इसे हमेशा चैलेंज और बातचीत का सामना करना पड़ता है। पावर का संबंधपरक और स्थितिगत रूप। फुको यह भी बताते हैं कि पावर को एक निश्चित इकाई या कुछ ऐसा समझना गलत है जिसे कोई पकड़ सकता है या रख सकता है। इसके बजाय वे पावर को एक संबंधपरक और स्थितिगत शक्ति के रूप में देखते हैं जो किसी दिए गए समाज के भीतर बातचीत और रणनीतियों से उभरती है। पावर न तो एक संस्था है और न ही एक संरचना, न ही यह एक निश्चित शक्ति है जिससे हम संपन्न होते हैं। यह उस जटिल रणनीतिक स्थिति का नाम है जिसे किसी विशेष समाज में लागू किया जाता है। इस उदाहरण में फुकोट इस बात पर जोर देते हैं कि पावर किसी निश्चित रूप में या किसी विशेष संस्था में नहीं होता, बल्कि यह एक गतिशील संबंध है जो संदर्भ के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण, शैक्षिक प्रणाली को देखें। पावर केवल शिक्षकों या प्रशासकों के पास नहीं होता, यह पाठ्यक्रम, ग्रेडिंग सिस्टम और यहाँ तक कि छात्रों के बीच की बातचीत में भी होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम की सामग्री को चुनौती देता है तो वह एक पावर स्ट्रगल में शामिल हो जाता है। उस ज्ञान को प्रश्न करता है जिसे शैक्षिक प्रणाली सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है। यह दिखाता है कि पावर हमारे रोज़मर्रा के जीवन के तरीकों और प्रथाओं में अंतर्निहित है, न कि केवल औपचारिक प्राधिकरण में। कैपिलरी पावर। सामाजिक मानदंडों का सूक्ष्म प्रभाव। फुकोल के पावर की समझ में सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है कैपिलरी पावर की अवधारणा। यह शब्द इस बात का वर्णन करता है कि पावर समाज के माध्यम से एक बारीक, विस्तृत
और व्यापक तरीके से कैसे संचालित होता है, जैसे कि कैपिलरीज, शिराओं के माध्यम से शरीर में रक्त का वितरण होता है। कैपिलरी पावर की व्यापकता। कैपिलरी पावर किसी एक स्रोत जैसे राज्य या शासक से थोपी नहीं जाती, बल्कि समाज के विभिन्न स्तरों पर फैली होती है। यह रोज़मर्रा की प्रथाओं, संस्थाओं और प्रवचनों में संचालित होती है और सूक्ष्म, अक्सर अनदेखे तरीकों से व्यवहार और विचार को प्रभावित करती है। सामान्यता के न्यायाधीश हर जगह हैं। हम शिक्षक न्यायाधीश, डॉक्टर न्यायाधीश, शिक्षक न्यायाधीश, समाज कार्यकर्ता न्यायाधीश के समाज में हैं। इस उद्धरण में फुकोट बताते हैं कि पावर विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, जो यह परिभाषित और लागू करते हैं कि क्या सामान्य माना जाता है। ये भूमिकाएं केवल कानूनों को लागू करने के बारे में नहीं हैं, बल्कि मानदंडों और मानकों के माध्यम से व्यवहार और विचार को आकार देने के बारे में भी हैं। उदाहरण, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में डॉक्टरों के पास मरीजों का निदान और उपचार करने की शक्ति होती है, लेकिन उनकी शक्ति केवल चिकित्सा उपचार तक ही सीमित नहीं है। डॉक्टर यह भी परिभाषित करते हैं कि सामान्य स्वास्थ्य और व्यवहार क्या होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई डॉक्टर किसी को मानसिक स्वास्थ्य विकार का निदान करता है, तो इसके महत्वपूर्ण सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव हो सकते हैं, जो उस व्यक्ति की स्वयं की छवि और दूसरों द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह कैपिलरी पावर का एक उदाहरण है, जहां प्राधिकरण सूक्ष्म रूप से यह आकार देता है कि हम सामान्य या स्वस्थ क्या समझते हैं। पावर। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैपिलरी पावर विशेष रूप से प्रभावी होती है, क्योंकि इसे ऊपर से थोपा नहीं जाता, बल्कि यह समाज के ताने बाने में ही बसी होती है, जिससे इसका विरोध करना मुश्किल हो जाता है। यह सूक्ष्म तरीकों से हमारी वास्तविकताओं और पहचानों को आकार देती है, जो हमें सच, स्वीकार्य या संभव मानने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण, ड्रेस कोड के आसपास सामाजिक मानदंड कैपिलरी पावर का एक स्पष्ट उदाहरण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, औपचारिक अवसरों के लिए लोगों से एक निश्चित तरीके से कपड़े पहनने की अपेक्षा किसी कानून या स्पष्ट अधिकार द्वारा लागू नहीं की जाती, फिर भी यह व्यवहार को दृढ़ता से प्रभावित करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी औपचारिक कार्यक्रम के लिए अनुचित कपड़े पहनता है, तो उसे सामाजिक दंड, जैसे कि अस्वीकृति या बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है, भले ही उसने कोई स्पष्ट नियम नहीं तोड़ा हो। यह दिखाता है कि कैपिलरी पावर कैसे सामाजिक अपेक्षाओं के माध्यम से व्यवहार को आकार देती है, बिना किसी स्पष्ट प्रवर्तन की आवश्यकता के। निष्कर्ष, फुको का पावर का विश्लेषण पारंपरिक प्राधिकरण और नियंत्रण की धारणाओं को चुनौती देता है। वे दिखाते हैं कि पावर केवल कुछ ऐसा नहीं है जिसे व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा रखा या संचालित किया जाता है, बल्कि यह एक व्यापक शक्ति है जो समाज के सभी स्तरों पर कार्य करती है। कैपिलरी पावर जैसी अवधारणाओं के माध्यम से फुकोट यह प्रकट करते हैं कि पावर हमारे जीवन को प्रभावित करने के सूक्ष्म और अक्सर अदृश्य तरीकों में कैसे संचालित होती है। इसे समझने से हमें यह पहचानने में मदद मिलती है कि पावर के विभिन्न रूप हमारे विचारों, व्यवहारों और पहचानों को कैसे आकार देते हैं, जिससे हम इसे बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं और संभवतः इसके प्रभाव का विरोध कर सकते हैं।